हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग कल के पार्ट से आगे बढ़ेंगे और कल का पार्ट जो हम लोगों ने देखा था वो था आपके पास पर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का। तो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में हम लोगों ने कल बहुत से क्वेश्चंस कर लिए था। आई गेस हम 32nd क्वेश्चन में थे। यहाँ तक मेरी मेमोरी है, वो बता रही है कि 32 क्वेश्चन जो था आपके पास पर। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक कर लिया था, है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये ओवर सिस्टम होता है प्री टेंशन के अंदर पर, है ना। इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। बाकी सब पोस्ट टेंशन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते थे। तो क्या बोल रहा है आपके पास पर, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज नेसेसरी इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट एज द मटेरियल ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू, है ना। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की जरूरत क्यों होती है, कंक्रीट की जरूरत क्यों होती है प्री स्ट्रेस के अंदर पर, प्री स्ट्रेस के अंदर पर क्यों जरूरत होती है ना। किस चीज के लिए होती है? टेंशन और बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है। शियर, टेंशन और बियरिंग ये भी सही है। दोनों ही सही है, मतलब टेंशन, शियर, बॉन्ड, बियरिंग सब सही है, सब सही है। मतलब ज्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। मयंक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मयंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 का ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर रहेगा? इफ अ कॉन्क्रीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कभी आए नहीं है ना, किसी एग्जाम में आए नहीं। इसको समझने के लिए आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट नहीं आएगा, अगर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप लोग के साथ ऐसे ही होगा कि जैसे सामने से आपके पास पर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट चला गया ना, मैकेनिकल का सब्जेक्ट चला गया, वैसे ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास सर, इफ अ कॉन्क्रीट बीम is subjected to an eccentric pre-stressing force of magnitude P at an eccentricity E, the stress developed at the bottom fiber of the beam, है ना। तो यहाँ से बोला जा रहा है, इफ अ कॉन्क्रीट बीम subjected to eccentric pre-stressing force P at an eccentricity E, then stress developed at the bottom fiber of the beam। बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा। जो लोग भी लाइव हैं अभी, अभी जैसे मयंक लाइव है, और आई गेस कि मयंक के अलावा और कौन लाइव है? जितेंद्र लाइव है यहाँ पर। मयंक, जितेंद्र है, प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न भी लाइव है। बताइए आंसर दें, यहाँ से क्या आंसर है आपका? आंसर दीजिए, इसमें से क्या आंसर होगा चारों ऑप्शन में से, जल्दी। बी और ए बता रहे हैं। जितेंद्र बी बता रहा है, मयंक ए बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी। सो ये बीम है, ये न्यूट्रल एक्सेस है, केबल यहाँ पर लगी हुई है, इस पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, पी है, यहाँ पर सेंट्रिसिटी है, ई है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं इसका। स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस है इस पर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जिसे पी बाई ए से डिनोट कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी है ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, है ना। इसेंट्रिक जो है आपके पास पर लोड, उसकी वजह से आपके पास पर इसेंट्रिक फोर्स जो है आपके पास है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, उसकी वजह से है। नवीन, गुड आफ्टरनून। सो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, स्ट्रेसेस देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, इस तरह से देखने को मिलेगी। बॉटम से कंप्रेशन और टॉप पर टेंशन, ये देखने को मिलेगा पी बाई ई अपॉन जेड सेक्शन मॉडुलस। ओके,
और यहाँ पर अभी देखते हैं, इन दोनों को लिखते हैं तो टॉप और बॉटम में, टॉप और बॉटम में, जितेंद्र देखना ध्यान से, आपने गलत क्यों किया है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर टॉप और बॉटम में स्ट्रेस का नीचा जैसा है तो पी बाई ए हो जाएगा। यहाँ टॉप में कंप्रेसिव है, यहाँ अब यहाँ पर देखिए ये है टेंसाइल, ये टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव है। हाँ दिख रही है टेंसाइल और कंप्रेसिव, दिख रही है कि नहीं जितेंद्र? दिस इज टेंसाइल, दिस इज कंप्रेसिव। सर कैसे बोल रहे हैं टेंसाइल कंप्रेसिव? भाई जब ये आपके पास और बीम पर लोड लगेगा तो बीम कुछ इस तरह से हो जाएगी ना, बेंड होकर, बेंड हो जाएगी, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सेंटर पर नहीं लग रहा है, सेंट्रिक है। तो यहाँ पर टॉप में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन होगा, तो टॉप में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दो। तो कंप्रेशन है आपके पास पर, दोनों एक ही नेचर के, तो प्लस कर देता हूँ, पीई बाय जेड, यहाँ पर अपोजिट है, पीई बाय, सॉरी टॉप में देखता हूँ, टॉप में अपोजिट है, एक कंप्रेशन एक टेंशन, दो नेगेटिव, और बॉटम में दोनों एक ही नेचर के हैं, तो प्लस पीई बाय जेड। तो ये हो जाते हैं आपके पास फॉर स्ट्रेसेस, ये हो जाते हैं आपके पास फॉर स्ट्रेसेस के रिलेशन, है ना। तो उन्होंने आपको क्या करा है, उन्होंने आपको पूछा है बॉटम में क्या होगा। अब बॉटम में पूछेगा तो टॉप का जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये याद नहीं रखना तो आप हमेशा याद रख लीजिए, ये फॉर्मूले तो हमेशा सेम होंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस, दिस इज फॉर टॉप, दिस इज फॉर बॉटम। ये है कौन सी स्टेज में, दिस इज इन ट्रांसफर। उसके बाद हो जाता है प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये और ऐड हो जाती है आपकी, ये टोटल है, ये टोटल जो मैंने लिखा है ये है सर्विस स्टेज में, इट इज ड्यू टू, ये जो है ये याद रखें आप लोग, ये जो है दिस इज ड्यू टू प्री स्ट्रेस, और दिस इज ड्यू टू डेड लोड, एंड दिस इज ड्यू टू लाइव लोड। ओके, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आप प्लस माइनस देखकर भी आंसर कर सकते हैं, है ना। प्लस माइनस को भी देखकर यदि आप लोग आंसर कर सके तो बहुत अच्छा है। सर्विस स्टेज का ये है, ये ट्रांसफर स्टेज का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पर ना, ये था आपके पास पर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आंसर पर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास पर, कहाँ का पूछ रहा है, बॉटम का पूछ रहा है, तो बॉटम में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बॉटम में ऐड हो रहा है, तो ये पी बाय ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पी बाय ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये दोनों सही हो गए। अब ये कहाँ का, प्लस बॉटम में होता है, दिस इज फॉर बॉटम एंड दिस इज फॉर टॉप। पूछा कहाँ था आपको, पूछा था आपको बॉटम में, तो आंसर हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है? थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब कर दिया ताकि आप लोग को कभी कोई आंसर और करना है तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई टेंसाइल टेंडन इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ऑन हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील का जो वायर या टेंडन रहता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में, रिमेन अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, उसके अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस रहती है, does not remain under constant condition of either stress or strain, remain under constant strain, remain under a varying stress। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पर। प्रद्युम्न बता रहे हैं बी, बिल्कुल प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बी बोलने का आंसर का रीजन जो मैं बोल रहा हूँ, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उसका रीजन है कि सर लॉसेस होंगे ना, सर लॉसेस होंगे, और लॉसेस होंगे तो स्ट्रेस में लॉस होगा, तो स्ट्रेस तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब स्ट्रेस यदि कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आपके पास पर ये भी नहीं होगा, है ना। हमेशा वेरी होती रहेगी ये भी गारंटी नहीं है। और जब स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो स्ट्रेस कांस्टेंट ना रहने का रीजन है क्योंकि स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं है, श्रिंकेज आ रहा है, कितना आ रहा है, एक सेम रेट से नहीं आ रहा है ना, सेम रेट से नहीं आ रहा है, श्रिंकेज आ रहा है, क्रीप आ रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है। तो इसीलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा ना स्ट्रेन कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन परसेंटेज द, क्लियर है? क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन अ प्री टेंशन रेक्टेंगुलर बीम ड्यू टू श्रिंकेज। द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशन रेक्टेंगुलर बीम ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट की वजह से आपको क्या लॉस देखने को मिलेगा? कितना परसेंटेज लॉस होगा बता चुका हूं मैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको डेटा भी दे रखा है, उस डेटा से भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या होगा? 10% निकाल लिया प्रद्युम्न? निकाल सकते हैं? ठीक है, निकाल लिया, वो बता देता हूँ। 300 माइक्रो स्ट्रेन कहने का मतलब है 300 इंटू 10⁻⁻6, है ना? नाउ इतना आ रहा है स्ट्रेन। इलास्टिक मॉडुलस कितना है आपके पास पर? 2 इंटू 10⁵ तो आपके पास पर स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई? लॉस जो है स्ट्रेस में इतनी स्ट्रेन की वजह से, तो ये हो गया स्ट्रेन इंटू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, ये आ गया 60 मेगा पास्कल की स्ट्रेस आ गई जो लॉस हो रही है। टोटल स्ट्रेस कितनी थी? इनिशियल प्री स्ट्रेस 600, 600 में से 60 लॉस हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया? 10%। 600 का 10% क्या हो गया? अरे 600 का 10% 60 हो गया ना? क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। श्रिंकेज स्ट्रेन developed in post tension beam when pre-stress force transfer at the edge of t days. ओके, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा रिलेशन है आपके पास पर, सीधा सीधा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रिलेशन। पहली बात तो ये दोनों नहीं होंगे। श्रिंकेज स्ट्रेन कभी भी आपके पास पर 0.0003 से ज्यादा नहीं होगा। इसका बी बिल्कुल सही है। एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.0003। यहाँ पर टी जो है वो क्या बता रहा है? टी बता रहा है डेज में टाइम जिसके बाद आपने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को अप्लाई किया है सेक्शन के अंदर पर। क्लियर है? बिल्कुल सही, 2-3 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ना। यहाँ पर आंसर है आपके पास पर, ये सीधा सीधा स्ट्रेन का रिलेशन है ना। ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, है ना। प्री टेंशन में पूछता है, देखिए आपको लिख रखा है पोस्ट टेंशन, है ना। यदि प्री टेंशन में पूछेगा ना तो आप आंसर ये करेंगे, प्री टेंशन में ये करेंगे, पोस्ट टेंशन में वो करेंगे। क्यों करेंगे पोस्ट टेंशन में वो? ये पोस्ट टेंशन में क्या होता है, कंक्रीट डालने के कई दिनों के बाद अपन प्री स्ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। कंक्रीट के डालने के बाद कई दिनों के बाद प्री टेंशनिंग कर सकते हैं। और इवन आपने टेंशनिंग करने के बाद प्री स्ट्रेसिंग कब कर रहे हैं? टेंशनिंग तो कर कर केबल घींच दिया, उसको वापस से प्री स्ट्रेस फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कट कब कर रहे हो उसको, वो मैटर करता है। वो आपने कब किया है ना, वो है टाइम। जबकि यहाँ पर आपके प्री टेंशन में तो ऐसा होता नहीं, प्री टेंशन में कंक्रीट तो पहले आ जाता है, टेंशनिंग बाद में, टेंशनिंग करने के बाद कंक्रीट डाल दिया आपने। जैसे कंक्रीट डालते हैं फिर आपके पास पर जब आप कट करते हैं उसे, तो कितना आपके पास पर वहां पर श्रिंकेज हो सकता है? तो श्रिंकेज इट इज एटमोस्ट इतना इतना हो सकता है।
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका मैं ऑप्शंस बताता हूँ, ऑप्शन उस तरफ पर लिखे होंगे, है ना। अ बीम ऑफ स्पान एल कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर मीटर रन एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, मतलब डब्ल्यू पर मीटर, मतलब डब्ल्यू यूडीएल ना, and cable of pre-stressing, what will be the eccentricity of parabolic cable at the center so as to nullify the bending effect? हाँ जी, यहाँ पर ये लिखा होगा। हाँ जी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया है आपको। चलिए, इनमें से आपके पास पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता देता हूँ। ये बीम है पैराबोलिक प्रोफाइल की। एक मिनट, इसको हटाकर मैं, तो आपने यहाँ पर ये केबल प्रोफाइल लगाई है, आपने केबल प्रोफाइल लगाई और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया आपने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया, कितना? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लगाया ना, किलो न्यूटन पर मीटर का, मतलब आपके पास पर मूवमेंट कितने हो गए? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 की मूवमेंट हो गई। इस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय की 8 की जो मूवमेंट है, इसको आप किससे बैलेंस कर रहे हैं? प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पीई बाय जेड से बैलेंस कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, पीई बाय जेड से। तो आपको पूछा है कि इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो आपको जेड को इधर पर भेज देना है, बस रिजल्ट निकाल लेना है कि क्या होगा आपके पास पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। अब इन्होंने इन्होंने रिलेशन को कुछ दूसरे तरह से भी लिख दिया है, वो रिलेशन आप भी वैसा लिख सकते हैं, आई बाय वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग इफेक्ट इसमें इन्होंने z नहीं दिखाया है, z किसी भी इक्वेशन में नहीं दिखाया, जबकि z दिखाना चाहिए, z यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सभी में z आ जाएगा। z मिसिंग है तो p को नीचे ले आइए, p को नीचे ले आइए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा E इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8p, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एल क्यूब नहीं एल स्क्वायर होगा, ऑप्शन सी। पीई मूवमेंट इक्वल क्या आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? जेड, जेड आएगा ना, अरे भाई जेड उन्होंने लिखा नहीं, आएगा जेड, क्यों नहीं आएगा? इसेंट्रिक तो रहेगी ना हमेशा, इसेंट्रिक रहेगी तो क्यों नहीं आएगा जेड? थोड़ी ना बोला उन्होंने इसेंट्रिक है, ठीक है ना प्रद्युम्न, जेड आएगा, उन्होंने किसी ऑप्शन में जेड नहीं लिखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जेड को यदि आप माने कि जेड तो समय मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। चलिए, समझ आया बाकी लोग को क्या आंसर किया मैंने? बाकी लोग को समझ में आया कैसे आंसर किया? जितेंद्र, मयंक, नवीन, समझ आया भाई? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्या बता रहा 38? व्हाट आर दी स्ट्रेसेस डेवलप एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन एट द डिस्टेंस ऑफ 50 mm फ्रॉम द बॉटम क्रॉस सेक्शन। देखो भाई, ये कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर नहीं पाएंगे, है ना, कर नहीं पाएंगे इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे आप लोग, ये टाइम टेकिंग है, और ये आप लोग जो एग्जाम देने वाले ना उसमें नहीं आएगा। क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये? रेक्टेंगुलर बीम सब्जेक्टेड टू प्री स्ट्रेसिंग ऑफ 50 किलो न्यूटन 100/100, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो बता देता हूँ, बाकी तो आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। ये न्यूट्रल एक्सेस है और ये यहाँ पर लगा हुआ है केबल, है ना। कुछ यहाँ पर थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ उसको, मुझे जहाँ लगाना वहां लगा दो यार।
ठीक है, उसको वहीं लगाना दो। अब जो आपको कैलकुलेट ही तो करना है, ये 50 किलोमीटर, ठीक है। स्पान क्या है, 100/100। इसेंट्रिसिटी क्या है यहाँ से, 50 की इसेंट्रिसिटी है। क्लियर है। आपको निकालना है कहाँ पर स्ट्रेसेस, टॉप और बॉटम में। टॉप की स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/A माइनस PE/Z। बॉटम का क्या होता है, P/A प्लस PE/Z। डेटा रख देना यहाँ पर आप लोग, मैं रख देता हूँ। 50 किलो न्यूटन है तो न्यूटन अपॉन एरिया, यहाँ पर P 50 E है 50 mm अपॉन BD²/6, BD²/6। इसी डेटा को निकाल कर नीचे भी सेम रख देना है, सेम रख देना, बस सिंबल को प्लस रख देना है। बस डेटा को सॉल्व कर कर आपको आंसर बताना है। लेकिन आपको क्या लगता है जेईई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सॉल्व करवाने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं उन एग्जाम में जिनमें कैलकुलेटर अलाउड रहता है, और ये क्वेश्चन आते हैं फिर गेट एग्जाम में, है ना। गेट एग्जाम में, या फिर सीधी सी बात है कैलकुलेटर बेस्ड एग्जाम। ओके, क्लियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को करने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा सॉल्व कर कर बता दिया है। आप लोग को सिर्फ डिटेल डालनी है, इसके अंदर में डेटा डालना है, मतलब कैलकुलेटर में डालकर निकाल लेना आंसर। ओके, क्लियर है भाई, सभी लोग निकाल लेंगे ना यहाँ पर। हाँ, ये ए लेवल का है, बाकी तो बोल सकते हैं इनमें से कुछ ए लेवल के नहीं थे, कुछ थे, है ना। तो आप इसे सॉल्व कर कर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को, सभी को क्लियर है। चलिए इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा नहीं। उसने क्या बोला था, मेरी बात एकदम ध्यान से समझिए, है ना। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उनने कहा था बॉटम से 50 mm है। मैंने थोड़ा सा चीजें कैलकुलेट नहीं किया सही से। उसने कहा था कि जो बॉटम से है वो कितने पर है, 50 mm पर है। मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये बीम थी, और यहाँ पर केबल लगा है बॉटम से 50, मतलब इसका सीजी तो कहाँ पर आ जाता है, सेंटर में। बॉटम से 50 मतलब कहाँ आ गए आप, बॉटम से 50 मतलब आप आ गए सेंटर में। यदि सेंटर में हो गया तो मतलब ये केबल जो है जिसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये केबल आपके पास पर ये ऊपर जाएगी, मतलब ये केबल यहाँ ना रहकर, ये केबल कहाँ रहने वाली है, यहाँ ना रखकर ये केबल रहेगी यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो सकता था ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि केबल यहाँ रहेगी, केबल यहाँ रहेगी तो फोर्स हो गया P, ये फोर्स हो गया P यहाँ पर। यदि ये हो जाएगा तो बेंडिंग आएगी नहीं, सेंट्रिसिटी आएगी नहीं। वो बोल रहा है कि यहाँ पर बॉटम से 50 mm, बॉटम से 50 mm तो ये होता ना, सेंटर ही होता। 100 mm की तो डेप्थ है उसकी, 50 mm मतलब सेंटर पर हो गया, सेंटर पर हो गया तो सेंट्रिसिटी नहीं है, सेंट्रिसिटी नहीं है तो बेंडिंग स्ट्रेस तो जीरो हो जाएगी। तो कंप्रेशन और टॉप और बॉटम, टॉप और बॉडी ये दोनों नहीं रहेंगे, टॉप और बॉटम दोनों में स्ट्रेसेस कैसी होगी, एक जैसी होगी। देखिए टॉप और बॉटम में स्ट्रेसेस एक जैसी होगी, तो ऑप्शन को देखकर ये आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन को देखकर आंसर कैसे कर सकते हैं, देखिए टॉप और बॉटम में स्ट्रेसेस एक जैसी होगी, तो यहाँ पर टॉप और बॉटम में क्या होगी, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये बाय डिफॉल्ट सही होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। नहीं, रेगुलर में आरसीसी नहीं हुई जितेंद्र, रेगुलर में आरसीसी नहीं हुई है। ओके, और कल आप लोग का क्विज हुआ था, याद है क्या, मयंक खेला था कल का क्विज। आपकी बैच में से कोई भी टॉपर नहीं है, आपकी बैच में से कोई भी एक भी स्टूडेंट टॉपर नहीं है, पता है आप लोग को। पूरे क्वेश्चन अपन कर चुके थे मयंक, याद है, पूरे के पूरे क्वेश्चन नवीन अपन कर चुके थे जितना। एक भी क्वेश्चन नहीं है मेरे को लग रहा है कि जिसमें आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं बताया। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था ऐसा जिसमें आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं बताया, सब क्वेश्चन के आंसर आप लोग बता चुके थे, लेकिन जल्दी किसी ने नहीं दिया, इवन गलती बहुत किया आप लोगों ने, तो इसलिए आप लोग की रैंक नहीं आई है। इवन मेरे एक गेट का स्टूडेंट था, उसकी 29th रैंक आई है। आप लोग में से किसकी क्या रैंक आई है, किस चीज का डिप्रेस्ड हो गए हो, प्रद्युम्न
21 रैंक आई नवीन की, जितेंद्र की आई 41 रैंक, और बाकी 42 आई प्रद्युम्न रैंक। जितेंद्र के आगे पीछे ही हो तुम भी। मयंक 54, बेटा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं यहां पर आंसर देना और वहां आंसर ना देने से, है ना। 54 रैंक यार क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं 54 रैंक का। एक बार बताऊं मैं आप लोग को, मुझसे 3 साल पहले जो गेट की बैच में बच्ची पढ़ी थी, जो 3 साल नहीं, 2 साल से पढ़ रही थी, फाउंडेशन बैच की थी गेट की बच्ची, वो गेट का पढ़ रही है भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं है जेई वेई का। उसकी बीच में रैंक आ गई थी 10, उसने क्लोज किया 18th रैंक पर। दीक्षा गोयल, हाँ। यार मतलब शुरू के क्वेश्चन गलत हो गए, अरे भाई शुरुआत गलत हुई तो बाद में तो अपन सही कर सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चे, जितने अंकुर मिश्रा के पॉइंट्स कितने पता है आपको? 32,000 पॉइंट है आउट ऑफ 50,000। 50,000 पॉइंट्स में से 32,000 पॉइंट है, मतलब मैं मान रहा हूँ उसके क्वेश्चन 18 गलत है। अरे है कि नहीं है? गलत है सही है, कम पॉइंट्स मिले, ये भी है बात आपके पास। तो इसलिए ध्यान से समझे कि आप लोग को, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हुई, लेकिन आप में से कोई यदि नहीं जीता, जल्दबाजी में सही से पढ़ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल वही तो है नवीन, यहां पर मैं टाइम दे रहा हूं, वहां टाइम नहीं दे रहा था। वही तो दिक्कत है, एग्जाम में आपको कम टाइम में करने, देखो वहां टाइम से मैटर नहीं करता। आप, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्यूरेसी बस ध्यान रखना। सर मैंने 50 में से 40 ही अटेम्प्ट कर पाए जल्दी जल्दी में, 40 में से सर 38 सही है, बहुत अच्छा। सर 30 ही कर पाए, 30 में से 29 सही है, बहुत और अच्छा। क्यों बोल रहा हूं मैं? एक्यूरेसी देखो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा टाइम। अब यदि एक्यूरेसी भी नहीं है, टाइम भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे यार अपन? प्रैक्टिस की बैच कर रहे हैं अपन, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, अपने को क्वेश्चंस करवा रहे हैं सर, टाइम ले रहे हैं और करवा रहे हैं। एक दिन में 50 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 1.5-2 घंटे में 50 क्वेश्चन की दिए मैंने आप लोग को, 1-1.5 घंटे के अंदर, वहां पर कम टाइम में। नहीं नहीं, टेंशन में नहीं आना है। अरे प्रद्युम्न देखो, बात ऐसी है कि आपने सभी को सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट है, उनको एक दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे आरसीसी बीएमसी ये सब आते हैं, बाकी नहीं आते। जब ओवरऑल टेस्ट होगा आपके पास, फिर एक ओवरऑल टेस्ट भी होगा, है ना, इसी में जो क्विज टेस्ट हो रहा है ना, इसमें ओवरऑल टेस्ट भी होगा, उसमें अपनी रैंक देखना। क्लियर है? उसमें यदि आपके अंडर 100 रैंक है ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अंडर 100 रैंक, क्योंकि वो खेलने वाले तकरीबन 500-600 बच्चे खेलेंगे, है ना, वो वही 500-600 बच्चे खेलेंगे जो पढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर एग्जाम तो 1 लाख बच्चे देंगे, अरे 1 लाख बच्चे से नहीं होगा, 500-600 बच्चे वही हैं जो पढ़ रहे हैं। उन पढ़े लिखे हुए बच्चों में से यदि 100 रैंक है ना, तो उस लाख वाले बच्चों में से आपकी रैंक 500 आ जाएगी। क्लियर है? तो उस एग्जाम में भी अच्छा करना, भी नेक्स्ट भी करवाऊंगा मैं कोई और क्विज, जो सब्जेक्ट आप लोग बोलेगे उसका करा लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन करवा लूंगा, या फिर वो करा लूंगा आपका बीएमसी करा लूंगा, कोई भी टेस्ट करवा लूंगा, जो भी सब्जेक्ट आप बोले, है ना, जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे, बीएमसी आ रहा है बीएमसी करवा लेंगे यार, लेकिन उसमें अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्स करें, है ना, थोड़ा सा पढ़कर। क्या ज्योत्सना, आपने पूरे क्वेश्चन गलत किए, ज्यादा क्वेश्चन गलत करे भाई। अब देखो, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ पा रहा था, मैंने टाइम ही तो इसलिए ऐसा रखा था। कुछ क्वेश्चन था जिसको पढ़कर आपको आंसर याद हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको जो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से नहीं गया हो। हाँ, ये नहीं होगा कि सर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, या क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखे तब तक खत्म ही हो गया था, ऐसा नहीं हुआ, एक किसी का टाइम ऐसा था ही नहीं कि क्वेश्चन जब तक पढ़ा तब तक ऑप्शन क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस देखो, अच्छा ये दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। एक वो लिवर आर्म वाला क्वेश्चन था, उसमें कितना सेकंड दिया था? उसमें 35 सेकंड दिए थे मैंने। और एक वाला था जिसमें आपको नंबर ऑफ बार निकालने थे, उसमें 15 सेकंड दिए थे मैंने। तो नंबर ऑफ बार तो पता रहना चाहिए ना। लिवर आर्म वाले को देखना पड़ता, रिलेशन लिखते तब तक तो आपका आंसर आ जाता। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूं आपकी बात, आते हुए भी क्वेश्चन के आपके आंसर जो है आप दे नहीं पाए होंगे, बोल रहा हूं, दे नहीं पाए कोई बात नहीं, पेपर इजी था, टाइम कम था, बोल सकते हो आप इसको।
अरे देखो, रिजल्ट देखने में टाइम ज्यादा ही तो मिलेगा। मैं क्वेश्चंस में तो कम टाइम दे रहा था आप लोग को, ताकि कम टाइम में आप देखिए, क्वेश्चन ही तो चैलेंज है। रिजल्ट देखने में क्या, रिजल्ट तो मैं 1 घंटा दिखाऊंगा आपको। आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो, मेरी बात एकदम ध्यान से समझना। पिछला पेपर में एक फर्क था, वो क्या था? आरसीसी का पिछले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे? 50। टाइम था कम, क्वेश्चन थे सिंपल। आप में से कोई बोलेगा क्वेश्चन टिपिकल थे? क्वेश्चन टिपिकल नहीं थे, क्वेश्चन सिंपल थे, टाइम कम था। अगला पेपर टिपिकल होगा, टाइम ज्यादा रहेगा। अगला पेपर जो होगा ना, वो टिपिकल रहेगा और टाइम ज्यादा रहेगा। कंफ्यूजिंग रहेगा, दो ऑप्शन में से दोनों सही लगेगी आपको। ऐसा पेपर बनाने वाला हूं मैं। क्लियर है बात? ये आर अब देखिए, फ्लूड की तो चालू, फ्लूड की तो हो चुकी है क्विज, है ना? मैं संडे को खेलने वाला हूं जो क्विज, कुछ 10 बच्चों के साथ। वो देखना जरूर 11:30 बजे। उसमें आपको आइडिया लगेगा सर कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आप। जो अगली क्विज होने वाली मेगा क्विज, उसमें टाइम ज्यादा, लगभग 40 45 सेकंड 50 सेकंड तक दूंगा मैं। लेकिन क्वेश्चन में से दो ऑप्शन हर बच्चे को सही लगने वाली है। वहां पर देखना गलती होने के कितने चांसेस बनेंगे। आप लोग भी आना, आप भी वहां देना, आप लोग यूट्यूब पर देना आंसर। आप लोग पूरे लोग आना, यूट्यूब पर देना आंसर। हाँ, आज रीजनिंग की 8 बजे से आप लोग बिल्कुल जाओ। रीजनिंग दो यार, और रीजनिंग में ना टाइम का मैटर करता है, क्योंकि रीजनिंग ने 50 क्वेश्चन ना, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यदि आपने 40 मिनट के अंदर पर कर लिया ना, तो आप मान कर चलना कि आप लोग उस एग्जाम में ना बहुत अच्छी रैंक लेकर आने वाले हो। यदि 40 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो अपनी रैंक कम होती जा रही है। एक एक मिनट में अपनी रैंक ना 10 10 पीछे चली आएगी यार। इतना बस ध्यान देना, एक एक मिनट में 10 10 रैंक पीछे जा सकती है। इतना याद रखना। सब अलाउ है, सब अलाउ है। क्विज में अलाउ नहीं है, पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ नहीं है, देखने के लिए अलाउ है। तो क्वेश्चन तो दिखेंगे आपको, आप लोग देखकर सॉल्व भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, है ना? देखकर सामने सॉल्व भी कर सकते हैं, और देखना कि वो जो टॉपर है वो था या नहीं था, वो तुक्के में बन गया टॉपर, वो भी देखना। लोगों को जीतते और हारते हुए देखो, फिर अपनी जीत और हार के मायने तय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्या बोल रहे हैं नवीन सर? मेरा क्वेश्चन कल वाला क्विज का समझा नहीं मैं। इसका आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 39। ये मैं बता चुका हूं आप लोग को। अरे बता चुका हूं, ये प्रेशर लाइन वाला है। वो प्रेशर लाइन वाला बताया था ना मैंने आपको। याद है क्वेश्चन? प्रद्युम्न क्वेश्चन को पढ़ो, प्रेशर लाइन वाला क्वेश्चन ना उसी का है। टेंशन और कंप्रेशन फोर्स सेम अमाउंट का होता है, इसीलिए बेंडिंग सेम होती है। लेकिन आपके पास पर लेकिन आपके पास पर लिवर आर्म जो रहता है वो अलग अलग रहता है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर किया था हमने, नहीं किया था? जल्दी बताइए। हमने किया था ना? फोर्स तो कांस्टेंट रहते हैं, अनचेंज्ड। फोर्स तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन बट लिवर आर्म चेंज विथ मूवमेंट। लिवर आर्म चेंज होती जाती है। बताया था आप लोग को, डिस्कस कर चुका हूं मैं ये। जैसे ये केबल देखते हैं, इस केबल पर देखते हैं फोर्स, यहां पर फोर्स, यहां पर फोर्स, यहां पर फॉर एग्जांपल यहां टेंशन आ रहा है तो यहां पर टेंशन, यहां पर कंप्रेशन, यहां पर यहां कंप्रेशन, यहां पर यहां कंप्रेशन, ये कंप्रेशन फोर्स। तो कंप्रेशन फोर्स जितना आप बाहर लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पी अमाउंट का कंप्रेशन फोर्स है, तो पी अमाउंट का कंप्रेशन फोर्स यहां भी है, पी अमाउंट का फोर्स यहां भी है, पी अमाउंट का फोर्स यहां भी है। फोर्स तो सेम है, लेकिन यहां से यदि आप देखेंगे, यहां से टेंशन फोर्स, यदि टेंशन फोर्स यहां पर है, से लिवर आर्म, यहां से लिवर आर्म, यहां से लिवर आर्म चेंज होता जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई? बात बात क्लियर है सभी को?
क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द फुल फॉर्म। ये वाले क्वेश्चन को बताने पर हरियाणा स्टेट आपको बोल रही है कि हम आपको जेई बना देंगे, जाओ और जेई बन जाओ इस क्वेश्चन का आंसर देकर जाओ। नवीन मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना यार, या फिर मुझे बता देना क्लास के एंड पर, तो मैं याद करूंगा कि याद रखूंगा क्वेश्चन का, है ना। और मुझे उस पर भेज देना टेक्स्ट, कहाँ पर कहाँ पर भेज देना आप मुझे, व्हाट्सएप पर या किसी पर भेज देना, तो मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, गिव द फुल फॉर्म ऑफ पीएससी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का फुल फॉर्म बताओ, पीएससी का मैंने खुद ही बता दिया। हाँ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ना। जाना हरियाणा जेई बनने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In regard to pre-stressed concrete design, the final deflection due to all load include effect of temperature creep, shrinkage, and measure from at cast level support. The floor deflection, all horizontal members should not exceed span by x. x की वैल्यू क्या होगी? बताइए। जो नहीं होगा उसको तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। बिल्कुल सही है ना। लोड्स को कंसीडर नहीं करता तो आपके पास पर डी हो जाता, लोड को कंसीडर किया इसलिए आंसर सी हो गया। क्लियर है? इरेक्शन ऑफ लोड के बाद इसको दो तरह से देखा जा सकता है ना। बिफोर मतलब आप इसे दो तरह से कैसे देख सकते हैं, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज पर स्पान बाय 350 से कम होना चाहिए और फाइनल स्टेज पर स्पान बाय 250 से कम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्री स्ट्रेसिंग लॉस इन पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन बीम आर रिस्पेक्टिवली। पहली बात, इसका आंसर देने के लिए डेटा याद नहीं रखना पड़ेगा। इसका आंसर देने के लिए डेटा की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने उस दिन आपको कुछ बताया था उससे आप लोग आंसर कर सकते हैं। 15 एंड 18 बिल्कुल। प्रद्युम्न आप आंसर मत दो, मैं बोल रहा हूं डेटा जो है ना, डेटा मत बताओ, आप तो ऑप्शन चूज करो। आपको पता है पोस्ट टेंशन में स्ट्रेन के टाइप ज्यादा, सॉरी लॉस ज्यादा होते हैं। पोस्ट टेंशन में लॉस ज्यादा होते हैं लेकिन अमाउंट कम होता है। तो पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन लिखा, तो पोस्ट टेंशन का अमाउंट होगा कम, प्री टेंशन का होगा ज्यादा। मतलब ये बता रहा है ज्यादा, ये इक्वल नहीं होगा। ये बोल रहा है पोस्ट टेंशन में ज्यादा, नहीं होगा। ये बोल रहा है पोस्ट टेंशन प्री टेंशन बराबर, नहीं, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि ये सही है। डेटा नहीं पता है तो भी हो गया आंसर। क्लियर है ना। तो आपको इस स्टेट में जाकर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब ले लेनी है ना, आंसर कर कर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। द लॉस इन प्री स्ट्रेस इन प्री टेंशन सिस्टम इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है लॉस? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, फ्रिक्शन, श्रिंकेज एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट। बताइए। 43 का बी बता रहे हैं आप। बी क्या बोल रहा है भाई? 2 और 3 फ्रिक्शन होता है क्या भाई? प्री टेंशन सिस्टम में फ्रिक्शन होता है क्या? यही नहीं होता, यही नहीं होता, दोनों होते हैं। दोनों होते हैं मतलब फर्स्ट और थ्री, सेकंड नहीं, फर्स्ट अलोन नहीं, 2 3 नहीं, फर्स्ट और थ्री। जितेंद्र क्लियर है बात? हाँ शायद गलती से हो गया होगा बी और डी में दिक्कत, है ना। वो दिखते हैं ना, उल्टे रहते हैं ना एक दूसरे का, मिरर इमेज हो सकता है गलती हो गया होगा आपसे चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देंगे आप लोग। अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज टू बी पोस्ट टेंशन इन सच अ वे दैट नो टेंसाइल स्टील नो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट द टाइम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। द डिस्टेंस ऑफ द टेंडन फ्रॉम द नियरेस्ट फेस मस्ट बी। ध्यान से देखिए और बताएं। A reinforced concrete beam is to be post tension in such a way that no tensile stress develop at the time of post tensioning. The distance of the tendon from the nearest face must be। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास पर।
but you can also calculate it. कैलकुलेट किया जा सकता है ये। कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। रेनफोर्स कंक्रीट बीम is to be post tension in such a way that no tensile stress develop at the time of post tensioning. The distance of the tendon from the nearest face से क्या distance होगी? क्लियर है? नहीं याद? अरे याद नहीं, मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ। बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा से टिपिकल नहीं है। देखिए, कोई टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए, मतलब P बाय ए, है ना, P बाय ए माइनस PE बाय जेड, है ना। इससे कितना टेंशन होना चाहिए आपके पास? पर टेंशन होना चाहिए जीरो, मतलब इससे जो बेंडिंग स्ट्रेस जो है, बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है, कोई भी स्ट्रेस जो आने वाली है वो जीरो है। क्लियर है? बेंडिंग स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस जो है वो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? जीरो। समझ आ रही मेरी बात? मतलब यहाँ पर ये है आपके पास पर है, ये है प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग आप ऐसी करें कि जो टोटल स्ट्रेस हो वो कितने हो जाए? जीरो। टोटल स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं, टोटल स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं मतलब वो उसका इफेक्ट नहीं है, तो मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ P बाय ए इज इक्वल टू PE बाय जेड। P बाय ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? P बाय ए को लिख सकता हूँ B इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ। डेप्थ स्मॉल डी से लिख दो, कैपिटल डी से लिख दो, यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ लेता है। यहाँ पर P इंटू ई, जेड को क्या लिख सकता हूँ? बी डी स्क्वायर बाय सिक्स, सिक्स ऊपर चला गया, बी से बी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से डी कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ से क्या निकल गया आपका? यहाँ से डेटा निकल गया ई का, ई का डेटा निकल गया, तो ई क्या हो गया? डी ऊपर चला गया और सिक्स नीचे आ गया, तो इज इक्वल टू डी बाय सिक्स। मतलब इसके लिए जो केबल रहेगी वो केबल कहाँ पर रहनी चाहिए? केबल रहनी चाहिए यहाँ पर कुछ ये डिस्टेंस पर। ई आ गया ना, ई कितना है आपके पास पर? डी बाय सिक्स। ई आ गया डी बाय सिक्स। नियरेस्ट फेस से यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी? यहाँ से कितनी डिस्टेंस है भाई? कितनी डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? डी बाय टू बोलते हैं। डी बाय टू, यदि डी बाय टू है तो ये नीचे वाला कितना बचेगा? डी बाय सिक्स माइनस कर दो, डी बाय टू माइनस डी बाय सिक्स, कितना हो गया आपके पास फिर? डी बाय थ्री, डी बाय थ्री। क्लियर बात? समझ आई? अरे समझ आया नहीं आया? बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास पर? यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए आपके पास पर ग्रेटर देन डी बाय थ्री, है ना, डी बाय थ्री। कैलकुलेट कर देख लिया अपन ने। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज टेकन इन प्री स्ट्रेस, बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं, परसेंट में बता चुका हूं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, परसेंट में बता चुका हूं। रेंज देखिए किस रेंज के बीच में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता चुका हूं, ये है ना, ये नहीं है। इस रेंज में तो क्या होता है? टोटल लॉस होता है, टोटल लॉस होता है इस रेंज में, है ना। चलिए, तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कोड का नाम पूछ रहा है, आईएस कोड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये है अर्थक्वेक का, यह है IS 456 RCC का, यह है डक्टाइल डिटेल का, ये तीनों नहीं है, तो ये होगा आंसर, है ना। ऐसे याद रख लो, या फिर है ना, ये पता है ना डक्टाइल डिटेलिंग अर्थक्वेक के केस में, डक्टाइल अर्थक्वेक के केस में डिटेलिंग सरिये कैसे लगाएंगे ये कोड बताता है। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के कोड बताता,
के लिए बताता है आपके पास पर, और ये वाला एक कुछ अनजान है तो ये ही होगा आंसर आपके पास पर, और ये वैसे ही पता है, मैंने बता चुका IAS 1343 है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें, क्रीप कोफिशिएंट वाज 7 days इन लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेसेस। प्री स्ट्रेस ले लो चाहे कुछ ले लो, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप आंसर देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं आप आंसर? 47 का ए, 7 डे पर, बिल्कुल, एक साल पर। और ये किस पर? दिस इज फॉर 7 days, 7 days, 28 days और 1 year। तो कौन आंसर दिया भाई? ए कौन सा दिया? 7 days का पूछा है, 7 डे का पूछा था भाई। नवीन क्या करना चाह रहे हो? नवीन ने सही दिया है, प्रद्युम्न ने गलत दिया है। प्रद्युम्न क्या करना चाह रहे हो भाई? आंसर है ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखो भाई आंसर दो। एज पर IS कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, क्या होगा इनमें से मिनिमम ग्रेड? जल्दी बताओ, जल्दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। कुछ नहीं पूछा है तो आंसर तो प्री स्ट्रेस के लिए हम 30 है, आप बताए थे, है ना। पोस्ट टेंशनिंग में, प्री टेंशनिंग में 35 है। 49, the net effect due to pre-stressing in pre-stressed concrete beam is usually टेंशन, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग एंड कंप्रेशन। बताइए, नेट इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है 49। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। अरे कंप्रेशन भी रहता है और इसेंट्रिसिटी की वजह से क्या होती है, बेंडिंग भी होती है ना भाई। बेंडिंग भी होती है और कंप्रेशन भी होता है, दोनों होता है ना। अरे बताया तो था ना आपके पास पर, क्या 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 होता है बेंडिंग, क्या होती है PE/Z, और ये क्या होता है P/A, होता है ना। आंसर 49 बोथ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्या बोल रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू RCC स्ट्रक्चर इज। डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा भाई? होगा या नहीं होगा? क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? पता है ना आपको क्यों होगा? क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग कर देने से डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने टेंशन ही कम कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या बोल रहा है आपके पास? द सिस्टम इन विच हाई टेंसाइल एलॉय स्टील बार, बार बताया था मैंने, आर यूज्ड इन प्री स्ट्रेसिंग टेंडन इज नोन एज। अब ये तो बताना पड़ेगा यार, ये तो बताना पड़ेगा, मैं बता चुका हूं। अरे ये कैसे बता रहे भाई? ये मैं बताया था क्या? याद करो, याद करो, याद करो, जल्दी जल्दी। अरे बताया था ना मैंने भाई। एक एक मैग्नेटिक पर थाली, हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये तो वो है ना यार, वायर वाले हैं बेचारे, दोनों गरीब वायर वाले हैं, वायर से कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में पता था, बाहर था। अरे बाहर था, बताया था कि नहीं बताया था आपको? बताया था मैंने। ये वही मेथड है, इसको आगे नाम लिख देता हूँ, इन्हें लिखा नहीं है। ग्रिफोर्ड, ये ग्रिफोर्ड की मेथड, ये भी वायर वाली थी, ये भी वायर, ये भी वायर, और ये भी वायर, ये बार वाली थी। मैंने कहा था कि ये पूछा जा सकता है, और देखो क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं कि मुझे क्वेश्चन के बारे में पता था, बस मुझे ये पता है कि जो मुझे पता है क्वेश्चन के एग्जाम को देखकर, क्वेश्चंस को देखकर, टॉपिक्स को देखकर, बस यही पता है जो मुझे है इन्फॉर्मेशन, जो मैं आप लोग को देता आया हूँ, कि टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन से डेटा को पूछा जा सकता है और हर डेटा को नहीं पूछा जा सकता, वो हो सकता है आपको याद रखने में थोड़ा आसानी हो, है ना। इसके लिए मैंने देखिए सिर्फ इतना लास्ट में डिस्कस कर देते, ये वायर वायर से काम करते हैं, वायर से काम करते हैं, क्योंकि वही चीज तो क्वेश्चन बनता है ना, जो
एक में अलग होता है, बाकी में सेम होता है, तो वही क्वेश्चन बना देते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा वैसा ही सोचना है आप लोग को। जब भी आप टॉपिक पढ़ते होंगे, आपने किया होगा, क्वेश्चंस की नजरों से देखो उसको, है ना। पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद उसे क्वेश्चन की नजरों से देखो, क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है। चलिए देखिए, एमपी का व्यापम, उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आंसर दे सकता है, भले सही हो ना हो। विच पाइल आर कास्ट बिफोर हैंड आउटसाइड द साइट टू द रिक्वायर्ड साइज एंड लेंथ। हाँ जी, बताएं। विच पाइल आर कास्ट बिफोर हैंड आउटसाइड द साइड रिक्वायर्ड साइज एंड लेंथ। सिंपल सा चीज है ना। ये मतलब ये बोल रहा है प्री कास्ट हो जा रहा है पर्टिकुलर साइज और लेंथ का बिफोर कंस्ट्रक्शन, वो होता है प्री कास्ट फाइल्स, जिसको पहले से कास्ट कर ले रहा है। मतलब एमपी व्यापम वालों का थोड़ा सा इंग्लिश भी कमजोर है। मेरे पेपर में आया था 2 क्वेश्चन ऐसे, जिसमें मैंने मतलब आंसर तो कर दिया था, बट मैंने सोचा चैलेंज करूं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज ग्रामेटिकली गलत है। चलिए, a pre-stressed concrete beam of size 300 into 900 is pre-stressed with initial pre-stress of 810 at an eccentricity of 360 at mid span, है ना। 900 का इसेंट्रिसिटी कितना होगा, 450 होगा ना, at an eccentricity of 360 at mid span। ठीक है। स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग अलोंग, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ जी, ये बताना है आप लोग को। ये प्रॉपर कैलकुलेशन है, ये वही कैलकुलेशन है। अब इसके अंदर पर बता देता हूँ कि कैसा है। वही जो मैंने बताया था ना, वैसे का वैसा है। 300/900 है, ये है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितने पर है, 360 पर है भाई। निकाल लेना, निकाल लोगे ना आप लोग, निकाल लोगे भाई। अरे निकाल लेंगे क्या अपन। कहाँ पर पूछा है, टॉप फाइवर पर पूछा है। टॉप फाइवर पर पूछा तो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाले तो माइनस कर दो, है ना। नेगेटिव में से कोई एक आएगा तो देख लेना, ये आंसर है वैसे। आप लोग कैलकुलेट करना फॉर्मूला। ये लिखा दो सर, अरे फॉर्मूला का है लिखा हूँ भाई, अलग परेशान हो यार आप लोग। इधर देखो, मैं लिखा हूं ना यहाँ फॉर्मूला, कहाँ लिखा हूँ फॉर्मूला। रुको अभी, टेंशन क्यों लेते हो यार इतना। ये है, ये रिलेशन, ये लिखा था ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपना डेटा रखना है बस, इस फॉर्मूले में अपना डेटा रख देना है ना। इसेंट्रिसिटी केबल की यहाँ पर है, उसको कितना मान लेना है, 360। 360 इसेंट्रिसिटी मान लेना है, ये इसेंट्रिसिटी 360 मान लेना है। रिस्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ नहीं लगा हुआ। वो वहां पर नीचे पर लगा हुआ है। ओके, इसको तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये क्वेश्चन नहीं आएगा यार अपने एग्जाम में, उत्तराखंड के एई में आया है क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बताओ भाई 54 का। 54 का आंसर, blank is the type of concrete in which internal stresses are intentionally induced in the planned manner such that the stress resulting from the superimposed load get counteract to desired degree। पढ़ा है अपन ने, क्या होगा इसका आंसर। यही तो पढ़ रहे हैं अपन, पूरी की पूरी अपनी स्टडी ही तो ये है।
प्री स्ट्रेस को 55 55 बताएं क्या हो गया 55। Which of the following purpose is served by reinforcement in pre-stress concrete? Reduce pre-stressing losses, enhance bond strength, resist tensile stress, provide initial compressive strength to the concrete. हाँ जी बताएं क्वेश्चन नंबर 55। आप देख कर कोई आया नहीं। उनको बोलना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी बता रहा है, डी हाँ बिल्कुल। तो जो हम क्या करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर पर ना, मैंने पहले बताया आपको नहीं बताया था, जो रेगुलर क्लास में उनको बताया था, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट में भी रहता है ना। प्री स्ट्रेस में सिर्फ वो जो एक एक्स्ट्रा केबल रहती है, मान लो एक आरसीसी स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा केबल है जो आपको इनिशियल प्री स्ट्रेस जनरेट कर देगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट क्या करता है ना, रेनफोर्समेंट क्या करता है यहाँ पर, रेनफोर्समेंट क्या करता है, प्रोवाइड इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट, इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट को। क्लियर है। तो ये दिस इज द आंसर, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ जी बताइए, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऑप्शन सी, डी 56। होगा इसका आंसर। अरे भाई आंसर दो जल्दी। 56 का ऑप्शन डी दे रहे हो, नहीं डी मत दो यार, डी मत दो नवीन, सी दो। अरे ऑप्शन है ना पोस्ट टेंशन वाई, ये भी तो यूज हो सकता है, प्री टेंशन में होगा 35, तो ये 30 तो यूज हो ही सकता है ना, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट, डी नहीं होगा मयंक, नहीं मयंक ने 55 का दिया था, नवीन ने अकेला दिया था 56 का। नेक्स्ट देखिए 57। 57 देखिए, आप लोग के रिप्लाई नहीं आ रहे, कर नहीं रहे क्या आप लोग रिप्लाई, रिप्लाई नहीं आ रहे मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फुल प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम रेस्ड, फुल्ली यदि प्री स्ट्रेस कर दिया है कंक्रीट बीम को तो रेस करेगी क्या। ऑल वर्टिकल लोड बाय प्री स्ट्रेस, लाइव लोड बाय प्री स्ट्रेस, पार्ट्स ऑफ लोड बाय प्री स्ट्रेस, नन ऑफ द अबव। देखिए प्री स्ट्रेसिंग यदि पूरा वर्टिकल लोड ले लेती, यदि पूरा का पूरा वर्टिकल लोड ले लेती प्री स्ट्रेस, तो फिर स्टील बार लगाने की जरूरत क्या थी। मेरी बात ध्यान से समझो जितेंद्र, आंसर देने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्टिकल लोड, ऑल वर्टिकल लोड, यदि पूरे के पूरे वर्टिकल लोड को यदि आपने बैलेंस कर दिया प्री स्ट्रेस से, तो फिर जो सरिया लगाए हो, स्टील बार लगाए, वो काहे के लिए लगाए हो, वो क्यों लगाए हो, कोई रीजन है उसका। तो इसलिए ध्यान से याद रखें कि ऑल वर्टिकल लोड बाय प्री स्ट्रेस इसके लिए नहीं होता है, ऑल वर्टिकल लोड बाय प्री स्ट्रेस उसके लिए नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट कम कर दे तभी तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तभी तो साइज कम हो रहा है। ऐसा हो जाएगा तो भाई फिर स्टील बार जो लगा रहे हैं 8 mm 10 mm 16 mm का जो सरिया लगा रहे हैं, वो सरिया वरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, तो ऐसा नहीं होगा। तो पार्ट्स ऑफ लोड बाय प्री स्ट्रेस, दिस इज करेक्ट। क्लियर है, ये लग रहा होगा आपको लेकिन करेक्ट ही है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज 58, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते क्या? नहीं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते क्या? हाँ सही, लेकिन स्टील भी हाई होता है, गलत। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं, हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, बिल्कुल सही। क्लियर है? 58 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, बताइए। द प्रोपोगेशन ऑफ शियर क्रैक इन एन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, कहां पर लिखा है ये? प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लिखा है। इसके अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर लिखा है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के शेप कैसे होते हैं बता देता हूं। बीम ऐसी भी होती है, यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग अलग अलग लोकेशन पर की जाती है। किस पर डिपेंड करता है? इन अलग अलग शेप का, इन अलग अलग शेप का अलग अलग क्या होगा? शियर स्ट्रेस रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस सभी का अलग अलग होगा, तो इसीलिए शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, खासकर किसके बारे में बात कर रहा हूँ? प्री स्ट्रेस में। आरसीसी में नहीं, क्योंकि आरसीसी में सिर्फ यही बनता है, आरसीसी मेजरली सिर्फ यही बनता है, लेकिन प्री स्ट्रेस में डेडिकेटेडली ये शेप बनते हैं। क्लियर है? तो 59 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, देखे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 60 को, देखे ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 60। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज अवॉइडेड, मतलब कम हो जाती है, अवॉइडेड क्या बोल सकते हैं? द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और सभी का कॉस्ट कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर का टोटल डेड लोड ही कम हो गया, सब सही। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों पढ़े स्टेटमेंट, सॉरी तीनों। इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, सही है। सही है मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, बची ऑप्शन सी और डी। तो अब अपने को देखना है बी सही है कि नहीं है, सी को पढ़ना ही नहीं है। प्री स्ट्रेस डिक्रीजेस क्रैक इन कंक्रीट अंडर ऑल स्टेज ऑफ लोडिंग, बिल्कुल सही है, सही है, गलत हो गया। सी स्टेटमेंट पढ़े बगैर ही बता दिया है ना। चलिए नेक्स्ट, इन प्री स्ट्रेस मेंबर द वॉबल इफेक्ट इज रिलेटेड टू, वॉबल इफेक्ट, वॉबल इफेक्ट क्या होता है? यहां पर रहती है डक्ट पोस्ट टेंशन में, पोस्ट टेंशन में रहती है डक्ट यहां पर। अब इस पोस्ट टेंशन की डक्ट के अंदर पर यहां पर कुछ ऐसा ऐसा भी हो जाता है, जब आप उसे छोड़ते हैं ना तो कुछ इस तरह से हो जाता है, जब आप उसे कर कर रिटर्न बैक करते हैं तो रिटर्न बैक होकर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे अपन बोलते हैं वॉबल इफेक्ट। इसका फैक्टर भी होता है वॉबल इफेक्ट फैक्टर, इसको अपन यूज करते हैं कब? जब अपन बात करते हैं फ्रिक्शनल लॉस निकालते हैं, फ्रिक्शनल लॉस निकालते हैं ना अपन, उस फ्रिक्शन लॉस में इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जब बात करता हूं तो ये आपके पास क्रीप ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड नहीं है, फ्रिक्शन लॉस से रिलेटेड है। क्लियर है? 62 का आंसर, तुक्का नहीं मारना है। कौन कौन है तुक्के मारने वाला? प्रद्युम्न है ना, और कौन? हाँ प्रद्युम्न ही है, बस उन्हीं ने तुक्का मारा, बाकी किसी ने नहीं मारा। ठीक है, तुक्का मत मारो यार, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, है ना। यहाँ पर तुक्का मत मारो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the conventional pre-stressing, the diagonal tension in concrete, diagonal tension in concrete, डायगोनल टेंशन मतलब क्या होता है? डायगोनल टेंशन मतलब ये किसकी वजह से आता है? ये आता है किसकी वजह से? शियर की वजह से। प्री स्ट्रेसिंग की वजह से क्या रिड्यूस हुआ है? बेंडिंग, टेंशन, ये सभी रिड्यूस हो गए। ये ध्यान रखो, मतलब क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डायगोनल टेंशन पता रहना चाहिए क्या होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात सभी को? क्लियर है सभी को? बोले हाँ ना, कुछ तो बोले। ओके जितेंद्र, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू लिमिट स्टेट मेथड? लिमिट स्टेट मेथड में कौन सी एप्लीकेबल नहीं है? देखिए बताइए कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। द स्ट्रेस आर ऑब्टेन फ्रॉम डिजाइन लोड आर कंपेयर्ड विद डिजाइन स्ट्रेंथ। द मेथड फॉलो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ बोथ मटेरियल। नहीं 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 नहीं, देखो भाई, मुझे ये पॉइंट मिला जो गलत है ना? नॉट एप्लीकेबल टू लिमिट स्टेट मेथड। क्या बोल रहा है? द मेथड फॉलो लीनियर स्ट्रेन डायग्राम है, जबकि ये स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ बोथ कंक्रीट एंड मटेरियल, जबकि है नहीं। दोनों में लीनियर माना ही नहीं गया। माना है क्या? एलएसएम स्ट्रेन, हाँ एलएसएम में स्ट्रेन है, लेकिन ये स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम जो है आपके पास पर कंक्रीट का है ना, मटेरियल का, वो पैराबोलिक होता है आपके पास पर, तो कहां से स्ट्रेन हो गया? मतलब स्ट्रेस डायग्राम आपके पास लीनियर हो गया, ये गलत है। ये गलत है, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है। कोई क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास पर नॉट एप्लीकेबल, तो ये एप्लीकेबल नहीं। एक गलत हो गया मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस यूज होती है, स्ट्रेसेस ऑब्टेन फ्रॉम डिजाइन लोड। हाँ, डिजाइन लोड से स्ट्रेसेस पता करते हैं कंपेयर्ड विद डिजाइन स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन थी, जो इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द टेंशनिंग डिवाइस? टेंशनिंग डिवाइस यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का। 65 देखिए, प्री स्ट्रेसिंग केमिकल के थ्रू भी होती है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू भी होती है, थर्मल के थ्रू भी होती है, हाइड्रोलिक के थ्रू भी होती है, चारों के थ्रू होती है। स्ट्रेचिंग के थ्रू भी होती है, जिसे अपन मैकेनिकल बोल देते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिसमें स्ट्रेचिंग होती है, एक हो गया हाइड्रोलिक, एक और हो गया थर्मल। सबसे होता है, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से भी होता है। ये सभी से होती है, इससे नहीं होती। रोटेटिंग, घुमा घुमा कर नहीं होती भाई। केमिकल से होते हैं। अरे केमिकल डालते हैं हम, केमिकल क्या करते हैं? केमिकल हम लोग डालते हैं किसके ऊपर? जो आपके मेटल है उनके ऊपर। तो मेटल के ऊपर केमिकल डालने से क्या होता है? मेटल पर, अरे पर्टिकुलर केमिकल डालने से होगा ना। मेटल पर केमिकल डालने से क्या होता है? मेटल जो रहता है वो एक्सपांड करता है, और एक्सपांड करता है तो उस एक्सपांशन की वजह से उसके अंदर टेंशन इंड्यूस होता है, और जैसे केमिकल का इफेक्ट कम हो जाता है तो वापिस से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कंप्रेशन क्रिएट कर देता है। क्लियर है प्रद्युम्न? कौन सा केमिकल होता है वो पूछना नहीं, अभी अभी काम का नहीं अपना। 65 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। 66 का आंसर बताएं। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेस। ध्यान से देखिए, प्री स्ट्रेस में कम ग्रेड के यूज नहीं होते, मतलब ये यूज होता होगा। बिल्कुल 1500 से 1800 वाले यूज होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
जो लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही, इतना ही जल्दी देना है अपने को आंसर। मैं जब तक पलटू तब तक आंसर आ जाना चाहिए, यदि पता है तो, नहीं पता है तो वेट करो। क्वेश्चन नंबर 67 और 68 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके पास पर, अकॉर्डिंग IS 456 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कैन बी अज्यूम्ड। बताइए, बड़ा आसान है, जल्दी से बताइए 67 का। बिल्कुल सही, पता है अपने को। नेक्स्ट, LSM से क्या मतलब IS 456 क्या होता, उतना ही है उसका। मोस्ट मोस्ट कॉमन मेथड और पीस टेस्टिंग फोर्स मास प्रोडक्शन। अब बताइए, मास प्रोडक्शन के लिए बताया था, मास प्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आ चुका है, मतलब 2018 में। 68 का बी, लॉन्ग लाइन मेथड बताया था, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, स्लीपर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन इसके बाद खत्म, इसके बाद खत्म। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देख रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, 2 मिनट का। आप लोग भी पानी वानी पीकर बैठिए। नेक्स्ट आप लोग इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद रिटेनिंग वॉल वाला पार्ट। क्लियर है, रिटेनिंग वॉल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेकर मैं वापस से आ रहा हूं आप लोग के साथ। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नया पार्ट, दैट इज रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल स्टार्ट करते हैं। तो रिटेनिंग वॉल के बारे में आपको जो नॉलेज होगी उसके बेसिस पर आप लोग आंसर कर सकते हैं यहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं, ब्रेक खत्म हो गया भाई, 2 मिनट बोले थे तो 2 मिनट में ब्रेक खत्म हो जाता है। ऐसे भी तो अपना कोई ब्रेक था नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। क्लियर है, आ गए सभी लोग, आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरसीसी रिटेनिंग वॉल सुटेबल फॉर हाइट अबव 6 मीटर इज, कौन सी वॉल होगी वो, कौन सी वॉल होगी वो, बताइए। फर्स्ट का भी सभी लोग पता है, सभी को
अच्छा, ठीक है, करा देता हूं मैं। देखिए भाई, रिटेनिंग वॉल क्या करने के लिए होती है? रिटेन किसे करती है? सॉइल को एंड एनी मटेरियल। यह है रिटेनिंग वॉल का काम करना। रिटेनिंग वॉल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो टाइप्स आपको देखने को मिलता है ग्रेविटी, सेमी ग्रेविटी, और देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल। ग्रेविटी किस तरह की होती है? ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल इस तरह की होती है। इस पर पूरा मटेरियल फिल कर सकते हैं अपन। सो दिस इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। इसको पूरा मटेरियल फिल कर कर बना दिया जाता है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कहने का मतलब है वो रिटेनिंग वॉल जो अपने, ठीक है कोई बात नहीं जितेंद्र, मैं बता रहा हूँ। सो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो होती है जो अपने सेल्फ वेट पर ही लोड को रेजिस्ट कर लेती है, मतलब उसे बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं आती है। ये इकोनॉमिकल होती है, लेकिन कब तक? 3 मीटर तक। 3 मीटर की हाइट तक के लिए इकोनॉमिकल है, उससे ज्यादा हाइट तक के लिए अनइकोनॉमिकल हो जाती है। उसके बाद आती है अपने पास पर, उसके बाद आती है अपने पास पर कौन सी? उसके बाद आती है अपने पास पर सेमी ग्रेविटी। सेमी ग्रेविटी के दो टाइप है ना। सबसे पहला टाइप अपन कैसा बना लेते हैं? सबसे पहला टाइप अपन बना लेते हैं या तो इस तरह से बना लेते हैं टी शेप, या तो अपन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं एल शेप का रिटेनिंग वॉल। क्लियर है? दोनों रिटेनिंग वॉल बनाने के बाद आप लोग को पता चलता है कि ये जो रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल को अपन बोल रहे हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। क्यों बोल रहे हैं वो रीजन बताऊंगा, लेकिन उसका नाम है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल दोनों का। ये इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल होती है अप टू 6 मीटर, 6 मीटर तक के लिए इकोनॉमिकल हो जाती है। इसके बाद एक और आती है आपके पास पर, वो होती है आपके पास पर कौन सी? काउंटरफोर्ट। काउंटरफोर्ट जो होती है आपके पास पर, ये कुछ इस तरह से बनाई जाती है, देखिए, है ना। इस रिटेनिंग वॉल के अंदर पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक, है ना। ये होता है आपके पास पर फ्रंट और ये होता है बैक। आप यहां पर खड़े होते हैं, आप यहां पर खड़े होकर इस वॉल को देखते हैं तो आपको ये फ्रंट पार्ट दिखता है और उस साइड पर है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट पर अपन फिल कर देते हैं मटेरियल से, इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं? बैक फिल, है ना। क्या बोलते हैं? बैक फिल। तो यहां पर आप क्या बनाते हैं? काउंटर फोर्ट बनाते हैं। काउंटर फोर्ट कैसे बनाते हैं? काउंटर फोर्ट कुछ इस तरह से एक वॉल बना देता है। इसको यदि मैं 3D में दिखाऊं तो शायद आप लोगों ने देखा हो, तो 3D में आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। कोशिश करता हूँ, मेरा जितना 3D डायग्राम बनाने का थोड़ा सा स्किल है, देखता हूँ कि बन जाता है तो बहुत अच्छा, शायद इससे आपको समझ आ जाएगा। ये है रिटेनिंग वॉल, है ना। दिस इज अ रिटेनिंग वॉल। अब इस रिटेनिंग वॉल में किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं उसे ही बता देता हूं मैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं, जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये है, ये है स्टेम। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम। ये नीचे वाला पूरा बेस स्लैब कहलाता है। इसमें ये वाला पार्ट कहलाता है टो, सॉरी हील नहीं कहलाता है, ये कहलाता है टो, कहलाता है टो पार्ट। जैसे अपने पैर में भी होता है ना, अपने पैर में भी टो और हील वाला पार्ट होता है, हील पर सबसे ज्यादा लोड रहता है अपना, उसी तरह से टो वाले पार्ट पर लोड नहीं रहता, तो ये टो वाला पार्ट है, इस पर कोई लोड नहीं रहता, हील वाला पार्ट है, इस पर लोड रहता है। इस वाले पार्ट को बोल देते हैं हील। स्लैब ही है तो हील स्लैब और टो स्लैब, ठीक है। ये स्टेम है। यहां से सॉइल अपना प्रेशर लगाती है, सॉइल अपना प्रेशर लगाती है तो ये रिटेनिंग वॉल गिर ना जाए, ज्यादा हाइट बनाएंगे तो गिर ना जाए, तो अपन क्या कर देते हैं, यहां पर बना देते हैं क्या, एक एक्स्ट्रा वॉल बना देते हैं इंक्लाइंड। इंक्लाइंड कैसे बनाते हैं? इंक्लाइंड अपन उसको यहां से ऐसा बनाएंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये इंक्लाइंड वॉल बना देते हैं। तो इंक्लाइंड वॉल अपन ने बना दिया, पूरी की पूरी सॉलिड इंक्लाइंड वॉल है। इस इंक्लाइंड वॉल को अपन ने बना दिया यहाँ पर, और इस इंक्लाइंड वॉल को अपन सीमेंट कंक्रीट की ही बनाएंगे, मतलब आरसीसी की ही बनाएंगे। ये भी आरसीसी है, ये भी आरसीसी है। क्लियर है? तो ये काउंटर फोर्ट की जरूरत होती है। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए। इस पर्टिकुलर मेंबर को, इस पर्टिकुलर मेंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस पर्टिकुलर मेंबर को मैं बोल रहा हूँ
है ना। जो पर्टिकुलर मेंबर है आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या कहला रहा है भाई, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है काउंटर फोर्ट, है ना। पीछे से अपन ने कलर कर दिया ताकि अपने को समझ आए कि काउंटर फोर्ट होता क्या है। सो दिस इज काउंटर फोर्ट। अब एकदम ध्यान से समझना, एक और एक ब्रिज, एक डैम भी होता है जिसे अपन बोलते हैं बटरेस। ओके, ये है आपके पास सर, ये है आपके पास सर, क्या है ये आपके पास सर, काउंटर फोर्ट है। ये है बैक साइड, वो वाला है फ्रंट साइड, दैट इज फ्रंट साइड, और ये है बैक साइड। क्लियर है। ये है बैक साइड। बैक साइड पर जब बनाते हैं, तो बैक साइड पर जब हम बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं काउंटर फोर्ट। जब बैक साइड पर इंक्लाइंड वॉल बनाते हैं तो उसे बोलते हैं काउंटर फोर्ट, और जब फ्रंट साइड पर बनाते हैं, फ्रंट साइड पर दिया बना दोगे तो उसे हम बोलेंगे बटरेस। क्लियर है। इसी इंक्लाइंड वॉल को यदि मैं उस साइड बना दूंगा तो बटरेस, और इस साइड पर बना दूंगा तो क्या कहलाएगा वो, इस साइड पर बना दूंगा तो क्या कहलाएगा भाई वो, अरे बताएंगे मुझे क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, काउंटर फोर्ट। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ना यही चीज पूछ लिया जाता है कि रिटेनिंग वॉल में, यदि रिटेनिंग वॉल के काउंटर फोर्ट को यदि आपने फ्रंट साइड में बना दिया तो क्या होगा, बैक साइड में बना देंगे तो क्या होगा। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है यहां तक। क्लियर है। क्विज में था बटरस, मैंने देखा नहीं था क्विज में, मतलब होगा शायद, मैंने क्वेश्चन दिया पर मुझे याद नहीं कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया। चलिए, है ना, इतना आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से रिलेटेड। इससे अलावा, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ तो आपको ना, आपको इसे डिजाइन करना पड़ता है कैंटिलीवर के लिए। आपको इसे डिजाइन करना है किसके लिए, कैंटिलीवर एक्शन के लिए, है ना, कैंटिलीवर एक्शन के लिए। तो कैंटिलीवर एक्शन क्या होती है, ये रहा रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल। अब इस रिटेनिंग वॉल में यहाँ पर ये बेस स्लैब है, ये बेस स्लैब आपके पास पर इस यहाँ पर आपके पास पर सॉइल है, पूरी की पूरी सॉइल है। तो सॉइल का प्रेशर जो है ना, सॉइल का प्रेशर कुछ ऐसा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरह, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरह सॉइल का प्रेशर लगता है इस तरह से। ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर एक्ट कर कर इस रिटेनिंग वॉल को क्या कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो रिटेनिंग वॉल जो आपको अभी ऐसे दिख रही है, ये रिटेनिंग वॉल आपको कैसे दिखेगी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी दिखा भाई, अभी दिखा। तो रिटेनिंग वॉल जो है वो इस तरह से मूव कर सकती है, मतलब इस पर कैंटिलीवर एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन में है मूव अवे, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। हाँ वो आप लोग को पता होगा, एक्टिव प्रेशर, मैं वो उधर वाला नहीं बात कर रहा हूँ, सॉइल वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरसीसी वाला बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो सर आरसीसी वाला बात, अरे वाला क्यों नहीं कर रहे हो, अरे मुझे आरसीसी पढ़ाना ना, उधर करना ना सॉइल वाले में, सॉइल के बारे में बात, एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर भी निकाल लेना आप लोग, है ना। 1 - sin 5/1 + sin 5 और उसका स्क्वायर कर कर उसको गामा से मल्टीप्लाई कर कर और यूनिट वेट से, मतलब बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर कर आप निकाल लेना, क्या निकालना है जो निकालना है। ठीक है, चलो इधर पर देखो, यहाँ पर देखो। अब ये टेंशन कहाँ आ रहा है, टेंशन आ रहा है यहाँ पर, टेंशन आ रहा है इस जगह पर, टेंशन आ रहा है। क्लियर, टेंशन आ रहा है तो रेनफोर्समेंट कहाँ लगेगा, तो हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं यहाँ पर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं रेनफोर्समेंट, यहाँ पर लगाया जाता है सरिया। सरिया कहाँ पर लगाया गया, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है बैक, ये वाला पार्ट कौन सा है, फ्रंट। फ्रंट में लगाया, बैक में लगाया, कहाँ लगाया सरिया, सरिया लगाया आपने बैक में, क्योंकि टेंशन कहाँ आ रहा था, टेंशन कहाँ आ रहा था भाई, बैक में आ रहा था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक में आ रहा है क्या आपके पास सरिया, तो सरिया का पोजीशन कहाँ पर आ रहा है, बैक में आ रहा है। क्लियर है मेरी बात, मेरी बात क्लियर है सभी को, क्लियर है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है, सरिया कहाँ लगा है। चलिए अब देखिए, ये नीचे से सॉइल प्रेशर जो है वो ऐसा लग रहा है,
सॉइल प्रेशर अपवर्ड है, जैसा फुटिंग में होता था, फुटिंग में होता था ना अपवर्ड। लेकिन यहां से जो सॉइल है, ये सॉइल का प्रेशर किधर है, डाउनवर्ड है। यहां से इस सॉइल का प्रेशर है डाउनवर्ड। पूरी रिटेनिंग वॉल का वेट जो है, पूरी रिटेनिंग वॉल का जो वेट है वो किधर है, वो डाउनवर्ड है। ठीक है, जो जीतेगा वो सरिया ले जाएगा, ये सीधी सी बात है। जो जीतेगा मतलब ये एक डाउनवर्ड प्रेशर है ना। यदि डाउनवर्ड एक्ट करा ज्यादा, डाउनवर्ड का एक्शन यदि ज्यादा रहा, डाउनवर्ड का एक्शन ज्यादा रहा तो ये ऐसे हो जाएगी और टेंशन आ जाएगा बॉटम में। यदि ये ज्यादा एक्ट कर गया, इसका इफेक्ट ज्यादा रहा तो बॉटम में टेंशन आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है ना भाई बात। और यदि ये ज्यादा एक्ट कर गया तो टेंशन कहां जाएगा, ये आपके पास रिटेनिंग वॉल ऐसी हो जाएगी, ऐसा टेंशन आ जाएगा, यहां टॉप पर आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालात में ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा टेंशन का आएगा बॉटम में, ये चीज ध्यान रखें, ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो ओवरटर्न हो जाएगा। अरे नीचे से जहां खड़े हो उसे, फॉर एग्जाम्पल टेबल पर खड़ा किया मैंने और टेबल पर खड़ा करके टेबल उल्टा कर दिया तो आप तो गिर ही जाओगे ना, तो आपकी अनस्टेबिलिटी नहीं हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अनस्टेबल हो जाओगे यदि आपके सॉइल ने ऊपर फेंक दिया आपको तो। क्लियर है। तो इसीलिए यहां पर आपके पास पर ये वाली कंडीशन एक्सेप्टेड है, ये वाली कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए बॉटम में टेंशन आएगा। तो सरिया जो है, सरिया आपके पास पर यहां लगा दिया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब ये है आपके पास पर स्लैब, पूरे प्रोविजन स्लैब वाले, पूरे प्रोविजन स्लैब वाले, स्लैब वाले मतलब फुटिंग वाले, तो पूरे प्रोविजन स्लैब फुटिंग वाले रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। चलिए प्रेशर, अभी मैं प्रेशर आपको ऐसा दिखा रहा हूं जबकि प्रेशर ऐसा है नहीं। प्रेशर कैसा है भाई, प्रेशर एक्चुअली में ऐसा है, ऐसा प्रेशर इसेंट्रिक है, क्योंकि आपके पास पर फुटिंग है, आपके पास पर वो जो सॉरी आपकी रिटेनिंग वॉल जो है वो आपके पास सेंट्रिक ना होकर इसेंट्रिक है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। इतना आपको पता रहना चाहिए, इतना पता रहना चाहिए। नाउ अलग अलग केस में प्रेशर निकाल सकते हैं आप, अलग अलग केस में। हालांकि ये फॉर्मूला कभी नहीं आएंगे, बस आप लोग घर पर जाकर देखना होगा तो फॉर्मूला देख लेना। एक ही होगा इंक्लाइंड वाला केस, सॉइल इंक्लाइंड में रखी है। वैसे बोल रहा हूँ अलग अलग फॉर्मूले होंगे, आप लोग देख लेना भाई, है ना। फॉर्मूले आएंगे नहीं लेकिन देखना है तो देख लेना। तो ये आपके पास पर प्लेन हो गया सॉइल, ये वाला केस है। एक ये है जिसमें ये प्लेन तो है लेकिन यहाँ पर आपके पास पर ट्रैफिक का लोड है ना। ये ब्रिज है, इसको ऐसा देखो, ये ब्रिज का अप्रोच है, ब्रिज का अप्रोच है। तो यहां से ट्रैफिक जाने वाला, यहाँ बीच में मीडियन बना दिया, यहाँ से ट्रैफिक आने वाला। तो ये रिटेनिंग वॉल पर अब प्रेशर क्या होगा, डबल हो जाएगा आपके पास पर। क्लियर है। तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सबसे क्रिटिकल केस है, ये क्रिटिकल केस है। और ये रिटेनिंग वॉल है, यहाँ से अपन साइड से चलते हैं, अपनी बाइक अपन इधर साइड से ले जा लेते हैं। तो ये अपनी कुछ कारें यहाँ से भी देखने को मिलती है, कुछ कार इधर से भी जाती है ना ब्रिज के पास से, वो भी है। तो वो इसको देखती है और वो कहती है कि ये क्या है। तो यहाँ पर लगाए गए हैं, रिटेनिंग वॉल पूरी नहीं बना गई है, इसे बोलते हैं RE वॉल, रिटेनिंग वॉल पैनल, इसे बोलते हैं रिटेनिंग वॉल पैनल। क्लियर है बात, क्लियर है बात सभी को। ओके, चलिए इसके बाद फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चलो आज तो बता ही देता हूं इसको यार, आज क्वेश्चन ना कर इसी को कर लेते हैं। फेलियर का रीजन क्या होता है, बेंडिंग की वजह से फेलियर हो सकता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से फेलियर हो सकता है। अनस्टेबिलिटी के दो रीजन है, एक है आपके पास फिर या तो क्या हो जाएगी, वो ओवर टर्न कर जाएगी, या तो क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। ओवरटर्न ना हो, ओवरटर्न ना हो, स्लाइड ना हो, तो इसके लिए क्या लिया जाएगा, इसके लिए लिया जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ओवरटर्न के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली गई है। दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। ये स्टैटिक लोड के केस में जब कुछ मूव नहीं हो रहा है, और ये आपके पास पर
अर्थक्वेक के केस में, अर्थक्वेक में रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा होगा तो ब्रिटल फेलियर हो सकता है। तो अर्थक्वेक वगैरह आए तो उसमें रिटेनिंग वॉल डक्टाइल फेलियर शो कर देना चाहिए, मतलब वहां पर डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यूजर्स को टाइम मिलेगा वहां से एस्केप करने का। यदि सडन ब्रिज के ऊपर चल रहे हो, सडन ब्रिज टूट गया तो, और ब्रिज बेंड करने लगा तो कारवार छोड़कर भाग जाओगे ना भाई, नदी में कूद जाओगे, जान बचाओगे। यदि तैरने नहीं हुए आता है तो भी सोचोगे पानी में तो तैर कर जा ही सकता हूँ, लेकिन इतने ब्रिज के साथ जब पानी में गिरूंगा तो मौत की गुंजाइश नहीं है ना, वो आपके पास पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे वहां पर। तो इसलिए ध्यान रखें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अर्थक्वेक के केस में कम ली गई है। ये किसकी बता रहा हूं मैं, ओवरटर्निंग के केस की बता रहा हूं। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, स्लाइड वाली, है ना, स्लाइडिंग वाली फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, दोनों ही केस के लिए बात कर रहा हूं। तो आपको ध्यान में रखना है स्टैटिक और अर्थक्वेक ये दोनों पूछा जाएगा, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको स्टैटिक वाला ही याद रहे, आपको स्टैटिक वाला ही याद रहे, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको आंसर स्टैटिक का ही देना। अर्थक्वेक का स्पेशल केस रहता है और वो पूछेगा तब आंसर करना। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। तो इस तरह से अपन बेंडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, स्टील लगा देंगे, स्टील लगाकर बेंडिंग को रोक लेंगे, है ना। लेकिन इसको कैसे रोकोगे भाई, इसको कैसे रोकोगे, इसको रोकने के लिए आपके पास, और ओवरटर्निंग और स्लाइड को रोकने के लिए, स्लाइडिंग को रोकने के लिए आपको अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है सभी को बात। एक और पॉइंट, if sliding of wall is observed, then shear key is provided। शेयर की प्रोवाइड करना है, यदि आपको स्लाइडिंग देखने को मिलता है तो आपको शेयर की प्रोवाइड करना होता है। शेयर की कैसी होती है भाई, तो ये वॉल में ये पार्ट जो कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है शेयर की, ये आपके पास पर स्लाइडिंग रोकती है। क्लियर है बात सभी को, सभी को क्लियर है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। कुछ और चीज है, डायमेंशन से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ। रिटेनिंग वॉल जनरली ना इस शेप की ऐसी बनाई जाती है, ठीक है। ये होती है लेस देन इक्वल टू 150 mm के आसपास, ये होती है अप्रोक्सीमेट 300 mm के आसपास। फिर भी फिर भी कुछ डेटा मैं लिखता हूँ, उसके बेसिस पर ही कंपेयर कर लेंगे, है ना, एक ही डेटा जिसके बेसिस पर सबके बारे में बातें कर लूंगा। ये होती है कैपिटल हाइट एच, है ना, ये रिटेनिंग वॉल की हाइट है कैपिटल एच। इसके बेसिस पर आपकी बाकी की सभी हाइट, बाकी की सभी डायमेंशन आपके पास पर देखे जा सकते हैं। जैसे ये पहली बात तो इसके बारे में बात करता हूँ, दिस इज 0.1 0.1 एच से 0.4 एच के बीच में, ये 0.5 एच से 0.7 एच के बीच में, ये h/10 बट ग्रेटर देन 300 mm होना चाहिए, ये भी कम से कम 300 mm होना चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड बाय h/10 और 150 mm। ये हो गए डायमेंशंस ना। तो हील कितना होना चाहिए, टो कितना होना चाहिए, उसकी रेंज है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ओके। ओके चलिए नेक्स्ट, क्रिटिकल
section for bending and shear is similar to footing. अब footing का पता है तो इसका पता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिजाइन, both are taken at face of the सपोर्ट। जैसा शेयर बीम के अंदर पर करते हैं, बीम के अंदर पर भी अपन डी डिस्टेंस पर निकालने की जगह अपन सपोर्ट पर ही डिजाइन कर देते हैं, तो इसे भी सपोर्ट पर डिजाइन कर दीजिए ज्यादा स्ट्रेस के लिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं यहां से। रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट, है ना। वॉल, बैक फेस, वॉल मतलब स्टेम, स्टेम की बात कर रहे हैं, है ना। काउंटर फोर्ट में बात करते हैं, काउंटर फोर्ट पर बैक इन इंक्लाइंड मैनर, मैनर ना। तो ध्यान से देखें कि रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट किस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। रेनफोर्समेंट टोटल के ओवरऑल के रिस्पेक्टिव तो यहाँ आना चाहिए, है ना। अब सिर्फ हील को देखो, हील को देखो, हील को देखो, बाकी पूरे पार्ट को छोड़ो, है ना। हील को देखो, जब यहाँ से प्रेशर एक्ट करेगा, है ना। इसको डिजाइन किसके लिए करते हैं याद रखें, हील इज, मैं बता भी दिया था, हील इज डिजाइन फॉर किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड प्रेशर। जो डाउनवर्ड प्रेशर उसके लिए डिजाइन होगी, जो लोड लग रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा मुझे बताइए, जब ये लगेगा, जब ये लगेगा तो यहाँ पर एक्शन कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कैंटिलीवर एक्शन की तरह से, जाएगा ऐसा, अरे जाएगा या नहीं जाएगा बताओ, ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। यदि आपका लोड ऐसा लगेगा, कैंटिलीवर एक्शन यहाँ से तो ज्वाइंट है आपके पास, तो यहाँ फिक्सिसिटी है, यहाँ पर फिक्सिसिटी नहीं, फ्री है, तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। मिलेगा, मिलेगा पक्का। पूरे बेस स्लैब को देखिए, पूरी रिटेनिंग वॉल नीचे जा रही है, तो बॉटम में स्टील आ गया। लेकिन हील हील को देखो और बताओ मुझे क्या होगा। हील हील को देख रहे हैं तो सर यहाँ टेंशन आ रहा है, कहां पर आ रहा है टेंशन भाई, कहां आ रहा है, अरे कहां आ रहा है टेंशन, टॉप में आ रहा है बॉटम में आ रहा है, टेंशन टॉप में आ रहा है बॉटम में आ रहा है, किधर आ रहा है, टॉप में आ रहा है, टॉप में आ रहा है ना, तो बार लगाओ भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर बार लगा दो, ठीक है। ठीक है, तो हील में कहां लग रहा है बार, हील में कहां लग रहा है, तो यहां लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, फिर मैं यहां पर स्टेम का लिख दिया था, बेस स्लैब कहां, बॉटम, हील स्लैब टॉप। तो ये कुछ पॉइंट्स है, वॉल, काउंटरफोर्ट, बेस स्लैब, हील स्लैब। यहाँ का पोजीशन बहुत बार पूछा गया, पोजीशन पोजीशन बहुत बार। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट एक और टर्म,
कर्टेलमेंट, मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एवरी 2/3 बार, एवरी 2/3 बार, हर 2/3 बार को आप क्या कर देंगे, यहां पर कर्टेलमेंट कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, काउंटरफोर्ट। काउंटरफोर्ट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट की आपस में जो डिस्टेंस होगी, स्पेसिंग ऑफ काउंटरफोर्ट हाफ टू 1/3 ऑफ एच। एच मतलब टोटल हाइट, टोटल हाइट का हाफ से 1/3 के पास पर आपके पास पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास पर स्पेसिंग बिटवीन काउंटरफोर्ट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। स्पेसिंग कमी हो तो उतना अच्छा होगा, 33% से 50% के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? ओके, तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जितना भी पूरे मैंने डिटेल आप लोग को दी है। ओके, और कुछ लगेगा तो क्वेश्चन वाला जो पार्ट करेंगे ना अपन, मैं वहां पर आप लोग को और बता दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, चलिए तो कल से अपन करेंगे रिटेनिंग वॉल का पार्ट, है ना। कल रिटेनिंग वॉल का पार्ट कर लेंगे, और रिटेनिंग वॉल को खत्म करने के बाद अपन देखेंगे क्या, रिटेनिंग वॉल को खत्म करने के बाद अपन देखेंगे एसएससी जेई के क्वेश्चन। और एसएससी जेई के क्वेश्चन ना अपन वैसे करेंगे कम टाइम में, है ना, कम टाइम में होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, चलिए तो आज का पार्ट अपन यहाँ खत्म करते हैं, कल अपन मिलेंगे और कल अपन करेंगे रिटेनिंग वॉल का पार्ट। तब तक आप लोग खुश रहें, सेफ रहें।